जय श्री कृष्ण। हिंदुस्तान की पवित्र मिट्टी ने केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं, अनेक वीरांगनाओं को भी जन्म दिया है, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बराबरी का योगदान दिया। हमारा इतिहास ऐसी वीरांगनाओं की यशोगाथाओं से भरा हुआ पड़ा है, जिन्होंने अपने अबला रूप को एक तरफ रख हाथ में तलवार थामी और रणचंडी का रौद्र रूप धारण कर शत्रु को लोहे के चने चबवाए। इसी जाज्वल्यमान मालिका का एक दीप्तिमान नक्षत्र है गढ़मंडला की रानी दुर्गावती। मुगलों की साम्राज्य पिपासा का प्रतिकार करने वाली भारतीय वीरांगनाओं में दुर्गावती का स्थान बहुत ऊंचा है। उसने अपने अतुलित पराक्रम, अप्रतिम शौर्य एवं कुशल प्रशासन के द्वारा इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज भी मध्य प्रदेश के मंडला में सारे शासकीय एवं व्यक्तिगत संस्थान भी रानी दुर्गावती के नाम से कार्यरत है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास गढ़कंटक प्रदेश के राजपूत राजा कीर्ति सिंह चंदेले बेटी की रानी दुर्गावती अपने नाम के अनुरूप साहसी और पराक्रमी थी। शौर्य तथा साहस से परिपूर्ण दुर्गावती ने युवा अवस्था में ही अपने पिता के घायल होने के बाद जरा सा भी विचलित न होते हुए शेरशाह सूरी जैसे बलाढ्य शत्रु से चतुराई वाला युद्ध किया और जीता। हुआ यूं कि नरेश कीर्ति सिंह, जो दुर्गावती के पिता थे, वे शेरशाह सूरी के सेना के साथ भीषण युद्ध करते हुए घायल हो गए। उनकी सेना और प्रदेश के लोग भयग्रस्त हो गए कि अब कैसे होगा। एक तरफ सूरी के सैन्य और दूसरी तरफ प्रशिक्षित गजराज एक भी मुगल सैनिक को दुर्ग तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था। यह देखकर सूरी ने अपनी रणनीति बदली। दुर्ग के पीछे तुलना से कम ऊंचाई की दीवार थी। उसके बाजू में लकड़ी का मंच, एक स्टेज बनाकर उसके नीचे सूरी के सैनिक उसके नेतृत्व में बारूद बिछाने लगे, ताकि उसके एक दमदार विस्फोट से दुर्ग की दीवार आराम से टूट जाए और सूरी का सैन्य आसानी से दुर्ग पर कब्जा कर सके। इधर सुंदर एवं धैर्यवान युवा राजकुमारी दुर्गावती ने प्रसंग की गंभीरता देखकर मोर्चा संभाला। फिर कुछ विशेष अधिकारी एवं लड़वैयों के साथ खलबत करके वह स्वयं कुछ सखियों के साथ सुंदर वेशभूषा करके सज धज कर दुर्ग के पीछे वाले तट पर गई, जहां बारूद बिछाने में व्यस्त शेरशाह का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके उससे बड़ी मधुर स्वर में कहा, शहंशाह, बुंदेल महाराज तो अब कुछ ही क्षण के साथी है। उनकी बेटी होने के नाते अब मैं इस दुर्ग की शासक हूँ, जो तुम्हारा वरण करने के लिए तैयार खड़ी है। हम युद्ध रोक देंगे। आप वजीर से कहकर संधि पत्र भेज दो, ताकि हम खून खराबा टाल सके। और हाँ, आगे मुख्य द्वार पर इतने सारे शव गिरने से रास्ता बंद हो गया है, तो यह मार्ग साफ करने के लिए तुम्हारे सैनिकों को बोल दो। तब तक हम अंदर तुम्हारे लिए लजीज पकवान और मनोरंजन का सारा प्रबंध करवा देंगे। दुर्गावती एक तरफ सूरी से ये वार्तालाप कर रही थी, तब दूसरी तरफ मुख्य द्वार के पास अंदर बिना आवाज किए बुंदेल सैनिक तेल में लिपटी बड़ी बड़ी कनाते और मोटे मोटे पत्थर एकत्रित जमा करने में लगे हुए थे। दुर्गावती की सुंदरता और शूरता के चर्चे शेरशाह ने पहले से सुने थे। आकर्षक दुर्गावती की मनमोहक बातें सुनकर सूरी थोड़ा सा हिल गया, लेकिन वह एक खूंखार योद्धा था। उसने ऊपर से दुर्गावती को वह संधि पत्र भेज रहा है, स्वागत की तैयारी करो, ऐसा संदेश भेजा, परंतु बारूद योजना के सैनिकों को उसने और ज्यादा बारूद लगाकर स्फोट के लिए तैयार रखने का हुक्म दिया। सूरी के सैनिक मुख्य द्वार पर और पीछे रास्ते की सफाई का नाटक करते रहे। अंदर निष्ठावान बुंदेल सैन्य प्रतिकार की जोरदार तैयारी में प्रतीक्षारत थे। और फिर जैसे ही सूरी ने पालकी में बैठकर चुनिंदे अंगरक्षकों के साथ सामने वाले दरवाजे से अंदर प्रवेश किया, उसी क्षण आगे की तट से जलती कनाते उस पालकी पर फेंकी गई। साथ ही पत्थरों की बारिश होने लगी।
स्वयं दुर्गावती और उसका स्त्री सैन्य कुशलता से तेल में लिपटे तीरंदाजी का प्रदर्शन करते हुए शेरशाह सूरी पर टूट पड़ा और क्षणार्ध में बारूद का स्फोट होकर उस लपकती आग में गाजी काजी न जाने कितनी उपाधियां ढोने वाला शेरशाह सूरी दगा दगा करते हुए सौ लपकती ज्वाला में जगह पर ही भयानक जलकर कोयला हो गया। धीरे धीरे दुर्गावती बड़ी हो रही थी। शौर्य, लावण्य एवं बुद्धिमत्ता के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक जा पहुंची। गढ़ा के महाराज संग्राम सिंह के पुत्र दलपति शाह के साथ उनका विवाह हुआ, परंतु इस सुख को किसी की नजर लगी और विवाह के 5 वर्ष बाद अचानक असमय किसी कारण से दलपत चल बसे। दुर्गावती 4 वर्ष के बेटे वीर नारायण के साथ अकेली पड़ गई। उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब दुर्गावती के जीवन का एक नया चरण शुरू हुआ। वीर नारायण की कठोर शिक्षा और साथ में अपने अद्वितीय क्षमता एवं बुद्धि कौशल्य से राज्य की समृद्धि, वैभव और कीर्ति वृद्धिंगत की। इसी दरमियान अकबर ने खुरापाते शुरू कर दी। कभी दूत भेजकर रानी का प्रिय सफेद हाथी सरमन उनकी मांग करता, तो कभी रानी के बुद्धिमान वजीर आधार सिंह को दिल्ली दरबार की सेवा में भेजने को कहता। एक बार भेंट के तौर पर चरखा भेज दिया, साथ में अलिखित संदेश कि स्त्री ने घर पर बैठकर चरखा चलाना चाहिए, बंदूक या तीर उसके हाथ में शोभा नहीं देते। लेकिन रानी ने ये सारी मांगे ठुकरा दी। उसने संदेश भेजा, गोंडवाना का साम्राज्य हमारा खानदानी राजपाट है, ये तुम्हारी दी गई जागीर की भीख नहीं है, हम आपसे तह नहीं करेंगे। और इसी संदेश के साथ उसने थोड़ी सी कच्ची कपास और उसे ठीक करने का पिंजर साथ में भेज दिया। तुम पहले कपास पिंज कर भेज दो तो मैं सूत बनाऊंगी। चरखा भेजकर घर में बैठने का संदेश भेजकर एक तरीके से अकबर ने जो रानी दुर्गावती का अवमान किया था, उतनी ही दृढ़ता से रानी ने अकबर को करारा जवाब भेज दिया। अब अकबर भड़क गया। रानी पर हमला करने के लिए सेनापति आसफ खान को यह जिम्मेदारी दी गई। आसफ खान रानी के सैन्य से 10 गुना ज्यादा सैन्य, हाथी, घोड़े सब काफिला लेकर रानी को परास्त करने के लिए निकल पड़ा। यह वार्ता दुर्गावती के गुप्तहेरों ने रानी तक पहुंचाई। रानी ने तुरंत अपने विश्वासु साथी, सलाहकार, सेनापति सबके साथ बैठक करके प्रतिकार की योजना बनाई और युद्ध के लिए तैयार हो गई। अपने सैनिकों का आन करते हुए रानी दुर्गावती ने कहा, आज अपनी जन्मभूमि पर विपत्ति आई है, उसकी स्वाधीनता की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है। दुश्मनों को दिखला दो कि जब तक एक भी राजपूत जिंदा रहेगा उसे गढ़ा राज्य में पैर नहीं रखने देंगे। वीरो, चलो मेरे साथ गढ़मंडल की रक्षा कर उसकी कीर्ति अमर करने, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने अथवा रणयज्ञ में प्राणों की आहुति दे स्वर्ग प्राप्त करने। इस आन को सुनकर राजपूत सैनिकों की नसों में बिजली कौंध गई। उनकी आंखों से वीरता की तेज की चिंगारियां फूटने लगी और भुजाएं युद्ध के लिए फड़फड़ने लगी। रानी की ओजपूर्ण वाणी ने अपना काम किया। यह जानते हुए भी कि युद्ध में मृत्यु निश्चित है, उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। किले का चप्पा चप्पा रानी की जयनाद से गूंजने लगा। सब लोग युद्ध की तैयारी में जुट गए। उसके सैनिकों ने मुगलों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया। महारानी दुर्गावती जिधर जाती उधर मुगलों की लाशों का अंबार लग जाता। आसिफ खान एक वीरांगना के इस रौद्र रूप को देख भय से कांप गया। पहले ही हमले में उसके कई सारे सैनिक मारे गए। आसिफ खान ने फिर से हमला किया। इस बार विजय या मृत्यु इस ध्येय से सैनिक रानी का साथ दे रहे थे। रणचंडी का अवतार हाथी पर सवार दुर्गावती की रणगर्जना से शत्रु दल में हाहाकार मच गया था। उत्साह से भरे गोंड सैनिक हर हर महादेव के नारों के साथ शत्रु पर फिर से टूट पड़े। घमासान युद्ध में मुगल सैनिकों की लाशें गिर रही थी। गोंड सैनिक के पराक्रम के सामने दुश्मन टीक न सके। मुगल सैनिक तितर बितर हो भागने लगे। पहाड़ी इलाकों में गोंड सैनिकों के साथ युद्ध करने में कठिनाइयां आ रही थी। रानी की शानदार जीत हुई।
मैदान युद्ध में एक नारी से परास्त होकर चोट खाए नाक की तरह आहत आसिफ का कुछ गद्दारों के विचारों से रातों रात ताजे दम की सेना लेकर और तोपें लेकर निकला। जीत की खुशी में मदहोश और युद्ध श्रम से पस्त गड़ा के सैनिक नींद से जागते सावधान होते तब तक अधिकांश मौत के घाट उतार दिए गए। अब इस बार मुगल सैनिकों की रक्षा के लिए तोपखाना था, जबकि रानी के पास तोपखाने का अभाव था। उसके मुट्ठी भर सैनिक वीरता से लड़ रहे थे, पर वे कब तक लड़ते? उनमें से अधिकांश लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन रानी बचे हुए सैनिकों के साथ युद्ध करती रही। इस निर्णायक संघर्ष के दौरान दुश्मन का एक तीर रानी की आंख पर लगा, जिसे उसने साहस से निकाल फेंका, परंतु तीर की अनी आंख के भीतर रह गई। भयंकर दर्द हो रहा था, एक आंख बेकार हो चुकी थी। इस पर भी वो पूर्ववत लड़ाई करती रही। तभी दूसरा तीर उसके गर्दन में लगा। वीरांगना ने उसे भी निकाल फेंका। तीर तो निकल गया, किंतु रक्त की धार थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अधिक रक्तस्राव के कारण, दर्द के कारण वो मूर्छित हो गई। अचेत रानी हाथी से नीचे आ गिरी। रानी को हाथी से गिरता देख उसके सैनिकों की हिम्मत जवाब दे गई। उनके पैर युद्ध के मैदान से उखड़ने लगे। कुछ पल ही बीते होंगे, रानी को होश आया, पर अब तक पासा पलट चुका था। हार निश्चित थी। साथ के सैनिक सरदारों ने पास आकर निवेदन किया, महारानी जी, समय विपरीत दिखाई पड़ रहा है, आप यहाँ से निकल चलिए। रानी ने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा, रानी कायर नहीं, वो युद्ध में पीठ दिखाना नहीं जानती। विजय नहीं हुआ तो क्या हुआ, बलिदान तो संभव है। अब मुगल सैनिकों ने रानी के आसपास बड़ा सा घेरा डाल दिया था। एक आंख बिल्कुल नाकाम, एक हाथ पहले से ही घायल, गर्दन में घुसे तीर के कारण स्वयं का नियंत्रण खो रहा है। विश्वासु साथी अचानक भाग गए। ऐसी स्थिति में रानी ने अंतिम निर्णय लिया। शरीर की ताकत समाप्त हो रही है और मुगल सैनिक एकदम करीब आ गए हैं। ये देखकर उस वीरांगना रानी ने दृढ़ निश्चय किया, मेरी मृत्यु एक वीरांगना की तरह होगी, शत्रु मुझे जीवित नहीं पकड़ पाएगा। और जय काली माता यह वीर घोष करके उसने अपने कट्यार से स्वयं की छाती में जोरदार वार करके उसने आत्म बलिदान कर दिया। उसकी यह गजब की वीरता देखकर आसफ खान भी आश्चर्य में पड़ गया। उसके सैनिक एक ही जगह स्तब्ध हो गए। इतने में बिलों की नई टुकड़ी जोरदार आक्रमण करते हुए वहां पहुंच गई। हजारों मुगल सैन्य गारद हो गए। आसिफ खान को पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। पराक्रमी वीरांगना दुर्गावती ने अपने दुर्गा नाम के अनुरूप देश और धर्म के सम्मान के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। आज भी जन जन के मानस पटल पर वीरांगना की कहानी छाई हुई है। शिखरों से ऊंची जिसकी नभ में छूती ख्याति थी, वह कोई और नहीं रानी दुर्गावती करामाती थी, जिसके स्वाभिमान को कोई नहीं पा पाया था। अंत समय तक उसने मुगलों को मार गिराया था। चंदेलों की बेटी ने नारी का गौरव और मान बढ़ाया था। जब आशफ खान को उसने नाको चना चबवाया था। दुर्गा का रूप लिए साहस शौर्य की वह मूरत थी। मुगलों को पराभूत कराती देवी की वह सूरत थी। दुश्मन थर थर कांप गया उसका जब पौरुष जागा था। उसके दृढ़ व तेज के आगे अकबर भी रण से भागा था। रानी दुर्गावती की स्मृति में ये पंक्तियां वहां आंचल में गूंजती है, हर एक के स्मरण पटल पे रहती है। धन्यवाद।